नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद यास तूफान आगे बढ़ गया है, लेकिन यह तूफान अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। बंगाल और उड़ीसा में तूफान की वजह से 20 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। बारिश और घरों के टूटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 उड़ीसा और 1 बंगाल में है। बंगाल के मुख्तलिफ अजला में 3 लाख लोगों के घर इस तूफान से उजड़ गए हैं। 134 डैम्स टूट गए हैं जिन्हें ठीक कराया जा रहा है। यहां चाशुम्बे के रोज 130 से 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी 28 और 29 मई को हेलीकॉप्टर से तूफान मुतासिरा इलाकों का दौरा करेंगी। इसी बीच खबर यह भी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी तूफान से मुतासिरा इलाकों का दौरा करेंगे। यास तूफान ने चाशुम्बे की रात 1 बजे के करीब वेस्ट सिंहभूम के झारखंड में प्रवेश में एंट्री की। इस वक्त हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा थी। तूफान की वजह से रांची समेत झारखंड के 21 जिलों में 24 घंटे से बारिश जारी है। जमशेदपुर और धनबाद में तेज हवाएं चलने से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। इससे 200 गांवों में अंधेरा छा गया। महकमे मौसमियात ने 28 मई तक पूरी रियासत में भारी बारिश का इंतबाह दिया है। तूफान जुमेरात की सुबह 5:30 बजे साउथ झारखंड पहुंचकर कमजोर हुआ और डीप डिप्रेशन में तब्दील होना शुरू हो गया। यहां से तूफान नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। तूफान की वजह से बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यास तूफान चाशुम्बा सुबह करीब 9 बजे उड़ीसा के भद्रक जिले से टकराया था। दोपहर करीब 1:30 बजे कमजोर पड़कर वो बेहद खतरनाक से खतरनाक की कैटेगरी में बदल गया। तूफान के चलते पूरे झारखंड में 201 शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत के बारे में जानने के लिए अमेरिका ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी जांच एजेंसी को इसकी बारीकी से जांच करने के लिए कहा। उन्होंने इस जांच की रिपोर्ट 90 रोज के अंदर 90 डेज के अंदर मांगी है। बाइडेन ने जांच एजेंसियों को चीन की वुहान लैब से वायरस निकलने के शक को लेकर भी जांच करने को कहा। उन्होंने जांच एजेंसियों से कहा कि यह वायरस जानवर से फैला है या किसी लेबोरेटरी से, इस बारे में वाज़ेह जांच होनी चाहिए। बाइडेन ने जांच में इंटरनेशनल लेबोरेटरीज को मदद करने के अहकाम भी दिए। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से जांच में ताउन करने की अपील की। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में उन मुल्कों के साथ ताउन जारी रखेगा जो वायरस की जांच सही ढंग से कराना चाहते हैं। इससे चीन पर शफाफियत और आलमी जांच में हिस्सा लेने का दबाव डालने में आसानी होगी। बाइडेन का बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कोरोना की शुरुआत को लेकर जांच आगे बढ़ाने की मांग की है। अमेरिका कोरोना वायरस की जांच के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कुछ दिन पहले इशारों में कहा था कि कोरोना वायरस की शुरुआत की जांच की जानी चाहिए और इस मामले में किसी थियरी को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पहले ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के एक वजीर ने भी इसी तरह का बयान दिया था। कुछ दिन पहले वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने भी एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा था कि चीन 2015 से बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी मिलिट्री भी इसमें शामिल है। इस एक्सपर्ट ने शक जताया था कि लैब में रिसर्च के दौरान गलती से यह वायरस लीक हुआ। इसके बाद अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पीर के रोज एक रिपोर्ट में कहा था कि चीन वायरस की जो थियरी बताता है उस पर शक होता है, क्योंकि नवंबर 2019 में ही वहां वुहान लैब के 3 साइंटिस्ट में इसके अलामात पाए गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डोनाल्ड ट्रंप जब सदर थे तब उन्होंने कई बार पब्लिकली कहा था कि कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा जाना चाहिए क्योंकि ये चीन से निकला और चीन ने ही इसे फैलाया है।
ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया था कि अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास इसके सबूत हैं और वक्त आने पर इन्हें दुनिया के सामने रखा जाएगा। हालांकि ट्रंप इलेक्शन हार गए और मामला ठंडा पड़ गया। अब बाइडेन के सख्त रुख ने चीन और डब्ल्यूएचओ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डब्ल्यूएचओ को ट्रंप चीन की कठपुतली कहते रहे हैं। उन्होंने इस तंजीम की फंडिंग रोक दी थी। बाइडेन ने इसे फिर शुरू कर दिया है, लेकिन डब्ल्यूएचओ पर इल्जाम लग रहे हैं कि उसने पूरी जांच किए बगैर ही चीन को क्लीन चिट दे दी और कहा कि वायरस लैब से लीक नहीं हुआ। अब अमेरिका के सख्त रुख के बाद डब्ल्यूएचओ पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि दूसरे मुल्क भी उससे जवाब मांगेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के अफसरों ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि डब्ल्यूएचओ को नए सिरे से और साफ सुथरी जांच करानी होगी। व्हाइट हाउस ने यह भी कह दिया था कि इस जांच से चीन को दूर रखा जाए। अब अगर डब्ल्यूएचओ ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अमेरिकी हेल्थ सेक्रेटरी जेवियर बैरिका और उनकी टीम को शक है कि कोरोना वायरस लैब एक्सीडेंट की वजह से लीक हुआ। इस मामले में कुछ सबूत भी उनके पास बताए जाते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम आदमी का बुरा हाल है। इस महीने में ही आज 14वीं बार उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई। 9 पैसे के इजाफे के साथ हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई। इसी तरह 17 पैसे के इजाफे के साथ डीजल की कीमत 92 रुपये 24 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। ज़राई कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान तहरीक के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तशद्दुद के मामले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मुजाहिरीन का मकसद सिर्फ लाल किले पर निशान साहिब और किसान तंजीम का झंडा लगाना ही नहीं था, बल्कि वो लाल किले को ज़राई कानूनों के खिलाफ मुजाहरे का नया ठिकाना बनाना चाहते थे। लाल किले पर हुए तशद्दुद की साजिश की पूरी डिटेल्स चार्जशीट में बताई गई। इसमें कहा गया है कि पुलिस ने हरियाणा और पंजाब में दिसंबर 2020 और दिसंबर 2019 में खरीदे गए ट्रैक्टरों के आंकड़े को खंगाला। इस जांच में सामने आया कि दिसंबर 2019 के मुकाबले पिछले साल दिसंबर में पंजाब में ट्रैक्टरों की खरीद 95% बढ़ गई थी। इसी दौरान किसान तहरीक पीक पर था। 3232 पेजेस की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मुजाहिरीन ने पहले से बनाई गई साजिश को कैसे अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि लाल किले में घुसी भीड़ का मकसद ये था कि किले को अपने मोर्चे और धरने का नया ठिकाना बनाकर वहीं से तहरीक को आगे बढ़ाया जाए। लाल किले पर निशान साहिब और किसानों का झंडा फहराने के लिए मुलजिमीन ने जानबूझकर रिपब्लिक डे का दिन चुना, ताकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हुकूमत को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। तशद्दुद की साजिश का प्लान पता लगाने के लिए पुलिस ने ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन से पंजाब हरियाणा में हर महीने ट्रैक्टरों की बिक्री के आंकड़े मांगे थे। एसोसिएशन से मिले डेटा में पता चला कि नवंबर 2019 के मुकाबले नवंबर 2020 में पंजाब में ट्रैक्टरों की खरीद 43.53% बढ़ गई थी। इसी तरह जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में ट्रैक्टरों की बिक्री में 85.13% का इजाफा हुआ था। वहीं हरियाणा में नवंबर 2020 में ट्रैक्टरों की खरीद 31.81% और दिसंबर में 50.32% बढ़ गई थी। जनवरी 2021 में इसमें 48% का इजाफा हुआ था। पुलिस का कहना है कि तशद्दुद की साजिश को अंजाम देने के लिए पैसे का भी इस्तेमाल हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुलजिम इकबाल सिंह से पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। इकबाल सिंह ने बताया कि सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने उसे लाल किले पर निशान साहिब का झंडा लगाने में कामयाब होने पर कैश देने का वादा किया था। पुलिस का कहना है कि इकबाल सिंह 19 जनवरी को किसी मीटिंग के लिए पंजाब के तरन तारण गया था। लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने वाले ज्यादातर मुलजिमीन भी तरन तारण के ही हैं। पुलिस ने इकबाल सिंह की बेटी की बातचीत के एक ऑडियो का भी जिक्र किया। इस ऑडियो में इकबाल की बेटी अपने रिश्तेदार से बातचीत में कह रही है कि उन्हें 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मुलजिम मफरूर ताजिर महल चौकसी शुमाली बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका की मुल्क डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया। ख्याल रहे कि महल चौकसी हाल ही में एंटीगुआ से लापता हो गया था, जहां उसने शहरियत हासिल की हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महल चौकसी कश्ती के जरिए क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था और डोमिनिका की मकामी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। चौकसी को फिलहाल एंटीगुआ अथॉरिटी के हवाले करने का अमल जारी है और उसे कुछ दिनों में हवालगी के जरिए हिंदुस्तान भी लाया जा सकता है। गुज़िश्ता दिनों मफरूर हीरा ताजिर महल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने इसके लापता होने की इत्तला दी थी। खबर एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए वकील ने बताया था कि हीरा ताजिर के लापता हो जाने से उसका कुंबा परेशान है और उन्हें तबादला ख्याल के लिए तलब किया गया था। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में
चारशंबे के रोज यानी पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 5,58,417 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 12,327 लोगों की मौत भी हुई। सबसे ज्यादा मामले अब भी हिंदुस्तान में ही आ रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 2,11,000 नए केसेस आए और 3,800 से ज्यादा अमवात हुई। इसके बाद ब्राजील में 79,459 नए मुतासरीन मिले और 2300 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। उधर बेल्जियम में वैक्सीनेशन ड्राइव को करारा झटका लगा। वहां की हेल्थ एजेंसी ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को महदूद कर दिया है। यहां अब 41 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इस वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 48 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 94,828 लोगों की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,11,275 नए केसेस आए, यानी इनमें से ज्यादा इससे ज्यादा 2,82,924 मरीज ठीक हुए। 3,841 की मौत हुई। थोड़ी फिक्र की बात यह है कि 2 दिनों से नए केसेस में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे पहले 24 मई को 1,95,000 और 25 मई को 2,08,000 कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में भी लगातार गिरावट हो रही है। चारशंबे को 75,601 एक्टिव केसेस कम हो गए। मुल्क में अब 24,15,612 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऑल देश में जो रिकवरीज हैं, दे आर एक्सीडिंग नाउ द नंबर ऑफ ओवरऑल केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस। जैसे कि हम देखते हैं कि आज जैसे 2,11,000 के करीब केस देश में रिपोर्ट हुए हैं, तो रिकवरीज 2,83,000 के करीब रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि 71,000 रिकवरीज देश में पिछले 24 घंटे में विज़ावी न्यू केसेस रिपोर्ट की गई है। 23 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी जो रिपोर्टेड केसेस हैं डेली बेसिस पर उनसे अधिक है। और हम ये भी देखते हैं कि रिकवर्ड केसेस जो पिछले 14 दिनों से ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस हम पा रहे हैं कि देश में रिकवरीज आर मोर देन द केसेस बीइंग रिपोर्टेड। इसी के साथ अगर आप देखें कि रिकवरी रेट में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, तो जहां एक स्थाई पर देश में रिकवरी 81.8% 3 मई को नोट की गई थी, वह बढ़ते बढ़ते 18 मई को 85.6% और हम देश में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी रिकवरी परसेंटेज अब बढ़कर 9। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर स्टार ओलंपियन एथलीट मिल्खा सिंह और उनकी शरीक हयात निर्मल सिंह कोरोना से मुतासिर होने के बाद से मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। फिलहाल मिल्खा सिंह की हालत तशवीशनाक नहीं है, उनकी हालत ठीक ठाक है। उन्हें आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी बीवी की भी रिपोर्ट चारशंबे के रोज पॉजिटिव आई थी। उन्हें निमोनिया की शिकायत होने के बाद भर्ती किया गया था। अस्पताल के मुताबिक दोनों को एक ही कमरे में भर्ती किया गया। मिल्खा सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी अमेरिका में रहने वाली बेटी मोना सिंह चारशंबे को चंडीगढ़ लौट आई। मोना अमेरिका में डॉक्टर हैं। मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह भी उनके बीमार होने की इत्तला पर दुबई से हफ्ते के रोज वापस आ गए थे। पिछले जुमेरात 20 मई को मिल्खा सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर आई थी। इस पर उनकी बीवी निर्मल मिल्खा सिंह ने बताया था कि उनके घर का एक कुक जो किशनगढ़ में रहता है, उसे बुखार आने के बाद घर भेज दिया गया था। उसके बाद ही मिल्खा सिंह का टेस्ट किया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच राहत भरी खबर आ रही है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि उसकी वैक्सीन 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए महफूज है और बेहद असरदार है। कंपनी ने दावा किया कि यह वैक्सीन सबसे पहले हिंदुस्तान में मिले कोरोना के स्ट्रेन पर भी काफी हद तक असरदार है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 1 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। फाइजर जुलाई से अक्टूबर 2021 के बीच हिंदुस्तान को वैक्सीन के 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है। हालांकि इसके लिए उसने हुकूमत से नुकसान होने पर हर्जाना समेत कुछ दीगर छूट मांगी है। फाइजर ने हिंदुस्तानी ओहदेदारों के साथ हाल ही में एक अहम मीटिंग की थी। इस दौरान कंपनी ने वैक्सीन पर कई मुल्कों और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ट्रायल का डेटा पेश किया। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान के साथ इजलास में फाइजर ने कहा कि हिंदुस्तान और दुनिया में
हालात फिलहाल अच्छे नहीं हैं, ऐसे में हमें वैक्सीन की सप्लाई को आम प्रोसेसेस की तरह नहीं देखना चाहिए। जराये के मुताबिक मरकज और फाइजर के चेयरमैन अल्बर्ट बुर्ला की मीटिंग के बाद दोनों हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन के अप्रूवल में तेजी लाने के लिए 3 अहम मुद्दों पर राजी हुए हैं। अमेरिका की कंपनी फाइजर ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि इसका कोरोना का टीका हिंदुस्तान में मौजूद कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ असरदार है और यह 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी दिया जा सकता है, लिहाजा हिंदुस्तान में उसके इस्तेमाल के लिए मंजूरी फराहम की जाए। माहिरीन का ख्याल है कि हिंदुस्तान में वबा के फैलाव और अमवात की खौफनाक लहर के पीछे इस वेरिएंट का हाथ है। एक न्यूज एजेंसी ने जराये के हवाले से कहा कि फाइजर ने मरकजी हुकूमत को यह भी बताया कि टीका 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है और इसके ट्रायल की इस कंपनी ने इजाजत मांगी है। हरियाणा के गुड़गांव में 84 साल के बुजुर्ग मोहब्बत सिंह का इलाज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के जरिए किया गया। उन्हें कोरोना समेत कई सारी बीमारियां थी। मोहब्बत सिंह एंटीबॉडी कॉकटेल दवा से ठीक होने वाले मुल्क के पहले शख्स बन गए हैं। इससे पहले पिछले साल तब के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इसी तरह ठीक किया गया था। मोहब्बत सिंह का पिछले 5 दिन से गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मंगल के रोज उन्हें इस दवाई का पहला डोज दिया गया। मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने बताया कि मोहब्बत सिंह को एंटीबॉडी कॉकटेल दवा लेने के 1 दिन बाद यानी 4 शुम्बे को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर नरेश ने कहा कि तजुर्बा किया गया है कि अगर कोरोना मुतासिर शख्स को 7 दिन के अंदर इस दवाई का डोज दिया जाता है तो वो 70 to 80% लोग उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत होती है वो घर में ही ठीक हो सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं रहती। उन्होंने बताया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा से इलाज करने का चलन सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप में है। एंटीबॉडी कॉकटेल 2 दवाओं कैसरीवीमैब और इमडीवीमैब से मिलाकर बनती है जो किसी वायरस पर एक जैसा असर करती हैं। ये कॉकटेल एंटीबॉडी दवा में कोरोना पर कॉमन असर करने वाली एंटीबॉडीज़ का मिक्सचर है। इस दवा को स्विस कंपनी रोशो इंडिया ने बनाया है। इस दवा का पहला बैच पीर के रोज ही हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ था। अगला बैच 15 जून तक आएगा। जून तक इसके 1 लाख पैकेट हिंदुस्तान में होंगे और इससे करीब 2 लाख लोगों को फायदा होगा। कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस भी मुल्क में वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हुकूमत जंगी पैमाने पर इससे निपटने की कोशिश कर रही है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर लेपोसोमल इन्फोटेरेसिन बी नामी इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इस दवा की पैदावार में इजाफा करने के लिए हुकूमत हिंद ने मजीद 5 कंपनियों को इसे तैयार करने का लाइसेंस फराहम किया है। एक सरकारी जराये के हवाले से खबर आई है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लगातार इस सिलसिले में अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि दुनिया के जिस कोने में भी दवा दस्तियाब हो वहां से हिंदुस्तान लेकर आए। उनकी हिदायत के बाद दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारतखाने इस दवा को हिंदुस्तान भेजने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए हैं। ब्लैक फंगस की दवा की दस्तियाबी के सिलसिले में अमेरिका की गिलियड साइंस नामी कंपनी से मदद मिली है। जराये के मुताबिक गिलियड साइंस एम्बिसोम को फार्मा कंपनी माइलन के जरिए हिंदुस्तान भेजने का काम तेजी से जारी है। अभी तक इसकी 1,21,000 वायल या शीशियां हिंदुस्तान लाई जा चुकी हैं। जल्द ही 85,000 मजीद वायल भी पहुंचने वाली है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में व्हाइट फंगस का एक रेयर केस सामने आया। डॉक्टर्स ने बताया कि मरीज को कोविड इन्फेक्शन के बाद खाने की नली यानी फूड पाइप, छोटी अंतड़ी और बड़ी अंतड़ी में सुराख हो गए थे। जांच में इसकी वजह व्हाइट फंगस निकला। हालांकि डॉक्टर्स ने 4 घंटे सर्जरी कर उन सुराखों को बंद कर दिया और इसके बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू किया। 13 मई को 49 साल की खातून गंगाराम अस्पताल में इमरजेंसी में लाई गई थी। उसके पेट में तेज दर्द था, उसे उल्टियां और कब्ज हो रही थी। उसके केस के मुताबिक कैंसर के चलते उसका एक पार्ट हटा दिया गया था और 4 हफ्ते पहले उसकी केमोथेरेपी भी की गई थी। उसे सांस लेने में भी परेशानी आ रही थी। सीटी स्कैन में मरीज के पेट में लिक्विड और एयर पाई गई। डॉक्टर्स को इससे पता चला कि उसकी अंतड़ियों में सुराख हैं। इसके फौरी बाद पाइप के जरिए उसे निकाला गया, लेकिन ये सिर्फ फौरी राहत थी। डॉक्टर
समीरन नंदी की टीम ने फौरी ऑपरेशन की तैयारी की। 4 घंटे तक चली सर्जरी के बाद उस खातून के फुट पाइप, छोटी अंतड़ी और बड़ी अंतड़ी के सुराख बंद किए गए और आखिरी में गैंग्रीन भी काटकर निकाल दी गई। रियासत उत्तर प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने एक शख्स के साथ हाथ और पांव में कील ठोंक दी। यह वाकया बरेली के इलाके बारादरी में पेश आया। मामला उस वक्त सामने आया जब मुतासिर नौजवान की मां पुलिस के आला हुक्काम से रुजू हुई। पुलिस ने इस बात की तरदीद की है। खातून ने हुक्काम को बताया कि वो और उसका बेटा 24 मई की रात 10 बजे के करीब उसके साथ घर के सामने बैठा हुआ था जब 3 मुलाजिमीन पुलिस वहां पहुंचे, मास्क ना लगाने की वजह पूछी और उसके बेटे के साथ बदतमीजी की गई, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले गए। जब वो पुलिस पोस्ट पहुंची तो उसके बेटे को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। इसके दूसरे दिन उसका बेटा जख्मी हालत में पाया गया। उसके हाथ और पांव में कील ठोक दी गई थी। खातून ने शिकायत करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। इस मामले पर बात करते हुए सीनियर एसपी रोहित सजवान ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। इन केसों से बचने के लिए वो इस तरह के इल्जामात आयद कर रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हिंदुस्तान के नए आईटी खवायद के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी मकामी कानूनों पर अमल करने और हुकूमत के साथ एक्टिवली जुड़ने के लिए कमिटेड है। हुकूमत तेज़ी से डेवलप हो रहे आईटी सेक्टर से तालमेल बिठाने के लिए रेगुलेटरी ढांचा तैयार करती है। एशियन सेक्टर के कुछ चुनिंदा रिपोर्टरों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में सुंदर पिचाई ने कहा कि यह वाज़ेह रूप से शुरुआती दिन है और हमारे मकामी जो ओहदेदार हैं वो बहुत बिजी हैं। हम हमेशा हर मुल्क में मकामी कानूनों का एहतराम करते हैं और हम एक्टिवली इन चीज़ों पर काम करते हैं। हमारे पास शफाफियत से काम करने का हमारा उसूल है। जब हम सरकारी क़वानीन पर अमल करते हैं तो हम इसका बहुत खुलासा करते हैं और हुकूमत के साथ पूरा ताउन करते हैं। एक और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुंदर पिचाई ने कहा कि बहुत ही इंडिपेंडेंटली इन क़वानीन पर अमल करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में एक कंपनी के तौर पर हम आज़ाद और खुले इंटरनेट के उसूलों पर चलने के साथ हैं। इससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने वादा किया है कि जो यूज़र बार बार गलत इतलात या फेक न्यूज़ फैलाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसे यूज़र्स के फेसबुक अकाउंट पर पाबंदी लगाना भी शामिल है। फेसबुक ने बार बार गलत न्यूज़ डालने वालों के खिलाफ पनिशमेंट की शुरुआत की है। सोशल मीडिया पर गलत इतलात एक काफ़ी सुलगता हुआ मुद्दा है। ऐसी इतलात को फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन कोविड-19 के बारे में फैलाई जा रही गलत इतलात ने इस मुद्दे को, इसकी संगीनी को समझाया और कंपनियां इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सीरियस हो गई हैं। फेसबुक ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि गलत या बहकाने वाले कंटेंट कोविड-19 या वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज, इलेक्शंस या दीगर मुद्दों से जुड़ा हो सकता है। हम ये यकीनी बनाएंगे कि कम से कम लोगों को हमारे ऐप पर गलत इतलात मिले। आज से हम इंडिविजुअल फेसबुक अकाउंट से बार बार की जा रही न्यूज़ फीड का एनालिसिस करेंगे। इसकी पहचान हमारे फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स की जानिब से की जाएगी। फेसबुक ने यूज़र्स के लिए एक अलग टूल भी लॉन्च किया है। ये टूल यूज़र्स को फैक्ट चेकिंग पार्टनर की जानिब से रेटेड कंटेंट से इंगेज होने से पहले नोटिफाई करेगा। इस नए टूल से यूज़र्स को जो इतलात मिल रही हैं उनकी पहचान करने में आसानी होगी। फेसबुक का कहना है कि वो यूज़र्स को पॉपअप के ज़रिए किसी भी पेज को लाइक करने से पहले उसके इस्तेमाल की जानकारी देना चाहता है। इसका मकसद बार बार गलत इतलात फैलाने वाले फेसबुक पेज से यूज़र्स को दूर रखना है। बुरहानपुर ज़िले के नेपानगर से असीरगढ़ के बीच चाशुम्बे को बड़ा हादसा टल गया। यहाँ जंगल में वाक़े चांदनी रेलवे स्टेशन बिल्डिंग पुष्पक एक्सप्रेस की तेज़ रफ्तार के गुजरने के दौरान गिर गई। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ या कोई इसमें हलाक नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड करीब 110 किलोमीटर फी घंटा थी और वो हर दिन लगभग इसी रफ्तार से गुजरती है। मुल्क में शायद ऐसा पहला वाक़या है कि जिसमें रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग ट्रेन गुजरने से गिरी हो। ये बिल्डिंग सिर्फ 14 साल पुरानी है। इस हादसे से यकायक
वहाँ जो लोग देखने आए उनकी तादाद बढ़ गई। इसमें एक देखने वाले जो आई विटनेस है उन्होंने कहा कि यहाँ से तो रेलवे बहुत सी ट्रेन गुजरती हैं, मैं किसी पुल यानी उनका कहना है कि जब रेल वहाँ से गुजरी तो बिल्डिंग पूरी तरह थरथराई और 1 सेकंड में ढेर हो गई। अब इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि जो बिल्डिंग की तामीर की गई थी इस रेलवे स्टेशन की, उसमें करप्शन हुआ है और करप्शन की वजह से उसमें जो मटेरियल स्टेशन की तामीर में इस्तेमाल किया गया वो मटेरियल ठीक नहीं था। पहलवान सागर ढंकर का कत्ल 4 मई की रात को हुआ था और इस मामले में मुल्क को ओलंपिक में तमगा दिलाने वाले पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद अब कुछ हैरान कर देने वाले हकायक का इंकशाफ हुआ। आज तक एक न्यूज़ चैनल पर शाये होने वाली खबर के मुताबिक जांच में मालूम हुआ है कि कत्ल के दिन 76 साल स्टेडियम में कुछ लोगों ने सुशील कुमार की बेइज्जती कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने कुछ गुंडों को बुला लिया। उन्हीं गुंडों ने रात के वक्त मारपीट की जिसमें सागर की मौत हो गई, जिससे यह साबित होता है कि सुशील कुछ नामी गुंडों से वाकिफ था। खबर के मुताबिक 4 मई को वारदात वाले दिन गैंगस्टर काला जठरी के मामूजाद भाई सोनू, रविंदर और दीगर का मॉडल टाउन वाले फ्लैट को लेकर पहलवान सुशील से झगड़ा हो गया था। इन लोगों ने सुशील पर हावी होकर उसकी शर्ट पकड़ ली थी। इतना ही नहीं, उसे देख लेने की धमकी देकर उसे दौड़ा भी दिया था। सुशील को अपनी ये बेइज्जती नागवार गुजरी और गुस्से में आकर उसने उसी दिन बदला लेने की ठान ली। इसके लिए सुशील ने नामी गुंडे नीरज बवाना और आसवादा ग्रोह के बदमाशों का सहारा लिया। खबर के मुताबिक पुलिस का कहना है कि 4 मई को दिन में जब सुशील कुमार 76 साल स्टेडियम आया तब उसके साथ ज्यादा पहलवान नहीं थे। स्टेडियम में अचानक उनकी सोनू, सागर, भक्तू, रविंदर और विकास वगैरह से कहासुनी हो गई और यहां पर सुशील की जबरदस्त तरीके से बेइज्जती की गई। उस वक्त तो सुशील स्टेडियम से चला गया, लेकिन बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने उन लोगों को सबक सिखाने की ठान ली। अजय और दीगर साथियों के साथ मिलकर उसने बदमाशों को फोन करके फौरन दिल्ली बुलाया। ये पहले किसी दीगर जगह पर जमा हुए और वहां कई ने खाना भी खाया। इसके बाद 5-6 कारों में सवार होकर वो लोग देर रात 12 बजे शालीमार बाग में रविंदर के घर पहुंचे। उस वक्त रविंदर अपने घर के नीचे एक दुकान के सामने खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। रविंदर और उसके साथी विकास को उन लोगों ने अपनी कार में बिठाकर अगवा कर लिया। इसके बाद सभी मॉडल टाउन में वाक़ सोनू के फ्लैट के पास पहुंचे। वहां से सोनू, सागर, अमित और भक्तों को कार में बिठाकर सभी को रात के करीब 1 बजे 76 साल स्टेडियम ले गए। यहां पार्किंग एरिया में सभी 6 पहलवानों को घेर कर सुशील और उसके साथी आए। बदमाशों ने लाठी, डंडों, हॉकी स्टिक वगैरह से बुरी तरह पीटा। अदालत को पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने सागर, सोनू और दीगर की खूब पिटाई की और सोनू को पेशाब पिलाने की भी कोशिश की। इस वाक़े में सागर की मौत हो गई। आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 6 रिजर्व दिन रखने का इम्कान है, जबकि टेस्ट मैच को नतीजा खैज बनाने के लिए हतमी फैसला 1 जून को आईसीसी के इजलास में होगा। आईसीसी की वेबसाइट पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 30 घंटे का प्लेइंग टाइम जरूरी करार दिया गया था। किसी वजह से ज़ाया होने वाले वक्त की तलाफी के लिए 6 रिजर्व दिन भी रखा जाएगा। बादशाह ये तफसील हटा दी गई। उस वक्त से मुख्तलिफ सवाल उठ रहे हैं कि अगर मैच का नतीजा ना निकला तो किस टीम को चैंपियनशिप का फातेह करार दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फैसला कुन मुकाबले की प्लेइंग कंडीशंस के हवाले से 1 जून से होने वाले आईसीसी इजलास में गौर होगा। खवी इम्कान है कि 18 जून से शुरू होने वाले हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के इस मैच के लिए 1 रिजर्व दिन मख्तस होगा। लूनार इक्लिप्स इस साल का पहला मुकम्मिल चांद ग्रहण चाशुंबे को हुआ। खास बात यह रही कि चाशुंबे को ही चांद जमीन के काफी करीब रहा, यानी इसे ब्लड मून कहा जाता है और साथ ही इसे ब्लू मून भी कहा जाता है। 6 साल के बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ब्लड मून और सुपर मून एक साथ दिखे। हालांकि हिंदुस्तान में मुकम्मिल चांद ग्रहण तो नहीं दिखा, लेकिन कई इलाकों में लोगों ने मुकम्मिल चांद ग्रहण का नज़ारा किया। मुल्क के बाकी हिस्सों में ग्रहण की यानी आर्जी तौर पर यह दिखा, इसे सुपर मून पूरा लाल ना दिखकर पीले रंग का दिखा।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।